टॉपिक का नाम है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सबसे पहली बात, प्लेज में बेलमेंट जुड़ा हुआ है। प्लेज का मतलब गिरवी रखना, लेकिन यहां पर सिर्फ मूवेबल गुड्स की बात होती है। मॉर्गेज वर्ड का मतलब भी गिरवी रखना होता है, चार्ज वर्ड का मतलब भी गिरवी रखना होता है, हाइपोथिकेशन वर्ड का मतलब भी गिरवी रखना होता है। आ रहा है समझ में? एनकम्बरेंस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट गिरवी रखने को बोलते हैं। सिक्योरिटी वर्ड यूज होता है गिरवी रखने के लिए कि एज ए सिक्योरिटी रखवाया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना। लेकिन जब प्लेज वर्ड यूज हो रहा है तो प्लेज का मतलब कि मूवेबल गुड्स हैव एक्चुअली बीन डिलीवर्ड टू द पर्सन जिससे कि आपने लोन वोन लिया है। एक होता है गिरवी रखना कि मकान गिरवी रखी है तो मैंने पेपर रखवा दिया, ये मॉर्गेज बोल सकते हो, प्लेज नहीं बोल सकते। मैं अपना मोबाइल गिरवी रखूं, समझ में आ रहा है, सिर्फ कागजों पर, तो वो प्लेज नहीं है। अगर मैं ले जा करके रखवा दूं जिसके पास मेरे को गिरवी रखवाना है, गुड्स डिलीवर भी कर दूं, तो वो क्या है? प्लेज। मूवेबल गुड्स डिलीवर करके गिरवी रखवाना इज प्लेज। ये लिख लो चाहो तो, मूवेबल गुड्स है ना, डिलीवर करके गिरवी रखवाना इज प्लेज। इसमें पोजेशन का ट्रांसफर तो होता ही होता है, बाकी किसी चीज की बात ही नहीं की गई। आ रहा है समझ में? और पोजेशन के साथ ओनरशिप तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो सेल ही हो जाएगी। इसलिए बेलमेंट है क्योंकि पोजेशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं होती। लेकिन और क्या क्या राइट्स मिले हैं इन सब के लिए ये ओपन है। अपन जैसे जैसे पढ़ेंगे तो वो पता चलेगा कि वो हो सकते हैं और प्रकार। वो राइट्स तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना। तो प्लेज का मतलब क्या है? बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट तो समझ में आता है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए भी आप क्या कर सकते हो? प्लेज कर सकते हो। इट्स कॉल्ड प्लेज। तो जो गुड्स दे रहा है, जो ओनर है गुड्स का, वो कहलाएगा पॉनर। आ रहा है समझ में? और जो बेली है वो कहलाएगा पॉनी। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो साउंड अजीब सा कर रहा है बस, ये आ रहा है समझ में? ठीक है ना। बाकी है सही है ना। ठीक है, चलो तो अपन देखते हैं कि एक प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में खास बातें क्या क्या होती हैं। ठीक है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आ रहा है समझ में? द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। लेकिन आप नोटिस करो, ये कनेक्ट थोड़ा थोड़ा किससे कनेक्ट हो रहा है? कौन से कॉन्ट्रैक्ट से जो अपन पढ़ चुके हैं? गारंटी से। इंडेमनिटी तो इंश्योरेंस है ना, या लॉस की भरपाई थोड़ी हो रही है। ये थोड़ा सा किस तरीके का है? गारंटी टाइप है, जिसमें थर्ड पर्सन नहीं है, जिसमें चीज है एक। आ रहा है समझ? ठीक है ना। सिक्योरिटी के तौर पर मैं किसी गारंटर को ना रख करके चीजें गिरवी रख दे रहा हूँ, सुनना रहे। लेकिन प्लेज का जब बेलमेंट होता है ना, तो वो नॉर्मल बेलमेंट से बिल्कुल डिफरेंशिएटेड हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल बेलमेंट में मैं किराए से दे रहा हूँ चीजें, बात ही अलग हो रही है। और प्लेज में मैं गिरवी रखवा रहा हूँ, उसमें बात ही अलग हो रही है। आ रहा है समझ में? इसका डिफरेंस समझने के लिए आपको सिर्फ सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें मैं गिरवी रख रहा हूं, तो आपको ऑटोमेटिकली राइट्स और ड्यूटीज फील होने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। बाकी जो बेलमेंट है उसको तो आप पढ़ भी चुके हो, समझ में आ रहा है? तो आप उसका एक या दो एग्जाम्पल इमेजिन करोगे, या वही वाले जो मैंने दिए थे वो भी आप सोच सकते हो। लेकिन जब आप गिरवी वाले में करोगे तो फील थोड़ी सी डिफरेंट आएगी। जब मैं बेलमेंट में गुड्स देता हूँ तो मैं यूज करने के लिए देता हूँ, ये ऑब्वियस होता है अगर मैं किराए से दे रहा हूँ। जब मैं कस्टडी के लिए देता हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं उसको यूज करने के लिए ना दूँ।
प्लेज में जब दे रहा हूँ तो भी ऐसा हो सकता है कि मैं यूज़ करने के लिए ना दूँ, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या होंगे कि मैं यूज़ करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं क्योंकि उसको एज ए सिक्योरिटी रखवा रहा हूँ। ये सारा वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रोविजन स्टार्ट होने से पहले जो सेटअप है आपके माइंड में, वो अगर आपके दिमाग में बिल्कुल फाउंडेशन की तरह वर्क करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसके बाद आप जितने भी प्रोविजन को पढ़ेंगे उनको उस सिचुएशन में टेस्ट करके रख सकते हो। आ रहा है समझ में? तो आपके दिमाग के लॉजिकल एनालिसिस से अगर उसके आंसर्स आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ साइड हेडिंग रख लेना, एग्जाम में परफॉर्मेंस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी एक चीज़ जो आपके नॉर्मल सेटअप में लीगल बात की तरह आ रही जबकि लॉजिकल नहीं, वो आपको याद करनी पड़ेगी। कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट तो मत ही करो उसमें, क्योंकि कानून है, कुछ कर नहीं सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो आप क्या करोगे, उसको उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उसको याद रख लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। मैं ज़्यादा ही हाई फाई तो ऐसे बात करने नहीं लग गया हूँ ना, मैं तुम लोग के साथ बहुत ज़्यादा बात करने लग गया हूँ। ये वाली किसी बैच के साथ नहीं करता है इतनी, सब बोर हो जाते हैं। तो मुझे बता देना, समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं शुरू में ही करता था ऐसी बातें, ठीक है ना? तो ये क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, पढ़ा दो भैया सर चकरा रहा है ठीक है ना? चलो ठीक है। तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होता है, गुड्स होंगे, गुड्स मतलब ऑटोमेटिकली मूवेबल हो गया, डिलीवरी होगी क्योंकि गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर होगा। पर्पस क्या है? सिक्योरिटी, डेट की सिक्योरिटी या परफॉर्मेंस की सिक्योरिटी। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? क्या गुड्स वापस होंगे? बहुत ऑब्वियस है, होंगे ही, क्योंकि आप गिरवी दे रहे हो। कब होंगे? एज पर द अग्रीमेंट। एज पर द अग्रीमेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के बाद भी 1 साल तक वो रखे। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, रोड बनवाने के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, उसने कुछ गिरवी रखा, तुमने रोड बना दी, लेकिन उसके बाद बोलते हैं रोड बनेगी, उसके 1 साल बाद हम तुम्हारी गिरवी वाली चीज छोड़ेंगे। क्यों? तो पता चल जाए, तो हम क्या कर पाए, मतलब सुना ना सबने, उसका कंटिन्यू किया उसमें कि रोड अगर खराब हुई तो हम आपकी सिक्योरिटी से पैसे वसूल लेंगे। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो एज पर अग्रीमेंट बोले आप, समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली बात है, बाय डिफॉल्ट अपने दिमाग में क्या लेगा कि हाँ हो गया ना, तो वापस करो। ऐसा होता भी है, लेकिन ऐसा होगा ही, ऐसा ही होगा ऐसा जरूर नहीं है। डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी कंडीशनल, कंडीशन शैल बी दैट द गुड्स मस्ट बी रिटर्न या डिस्पोज्ड ऑफ, क्योंकि ये कंडीशन सीधे सीधे किसकी तरह है? बेलमेंट की तरह। आ रहा है समझ में? क्लियर है? डिस्पोज ऑफ हो सकती है। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, तो ये थोड़ा सा सोगा आपको याद रखना पड़ेगा। वेयर द गुड्स आर प्लेज्ड बाय मर्केंटाइल एजेंट इवन दो इज नॉट द ऑथराइज्ड बाय द ओनर टू मेक सच प्लेज, ठीक है ना? सच प्लेज शैल बी वैलिड एज इफ ही वर एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय द ओनर टू प्लेज द गुड्स। मैं जो बोल रहा हूँ, जो लॉजिकल माइंड से अलग जाएगा, ये वो उनमें से एक है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? मतलब तुम देखो कितना खतरनाक है, मैं मर्केंटाइल एजेंट को ऑथराइज नहीं कर रहा हूं, फिर भी वो जो एजेंट है मेरे गुड्स गिरवी रख सकता है। ये बोल रहा है कानून। कानून कह रहा है कि कोई बात नहीं हुई तो भी वो गुड्स गिरवी रखे। मतलब मैं अपने गुड्स एजेंट को दे रहा हूँ बेचने के लिए, और वो उनको क्या कर सकता है? गिरवी रख सकता है। ये मेरे लॉजिकल सेंस को एक्सेप्टेबल नहीं है ये बात। आ रहा है समझ में? बट ये कानून है, तो आई कैन नॉट डिनाई। पॉइंट समझ में आ रहा है? मर्केंटाइल वर्ड का ही मतलब क्या होता है? बिजनेस रिलेटेड, कमर्शियल, तो बिजनेस रिलेटेड ही हुआ। जैसे कंसाइनमेंट एजेंट, किसी के पर्सनल नहीं, मैं जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने जैसे एजेंट को रखा है, समझ में आ रहा है? तो जैसे मैंने गुड्स बेचने के लिए रखा ना, मैंने ऑथराइज डीलर अपना अपॉइंट कर रखा है, तो वो गुड्स गिरवी रख सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो वेयर एनी गुड्स आर प्लेस्ड बाय द मर्केंटाइल एजेंट इवन दो इज नॉट ऑथराइज्ड, सच प्लेज शैल बी वैलिड एज इफ, जैसे कि उसको एक्सप्रेसली ऑथराइजेशन मिला हो अगर, लेकिन क्या लेकिन? उसके पास गुड्स थे या, और लिखा बीच में, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था विद द कंसेंट ऑफ ओनर। दोनों में से कोई भी एक चीज, दोनों में से कोई भी एक चीज मतलब
इमेजिन करके देखो कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल था तो भी इसने गुड्स दे दिए, मतलब आ रहा है समझ में, गाड़ी वाले से भिजवा दिया या जो भी है। द मर्केंटाइल एजेंट प्लेस्ड द गुड्स एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को अंडरलाइन कर लो, यानी पहला पॉइंट बोल रहा है क्या, हाँ ठीक है, वो 3-4 दिन से हो रहा है, दिखानी है वो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो, पोजेशन है उसके पास किस चीज का, गुड्स या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, और दूसरा क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मतलब उसके पास नॉर्मल तरीके से वो गुड्स आए हैं। आ रहा है समझ में। उसके बाद फिर तीसरा गुड फेथ, समझ में आ रहा है, जिसके पास वो गुड्स गिरवी गए उसे नहीं पता था कि ये एजेंट बस है, उसे लगा ये ओनर है। आ रहा है समझ में। तो इस गलती का लेकिन उसको फायदा मिल रहा है। इसका मतलब पहले 2 पॉइंट्स हैं, तब भी अगर उस बंदे को पता है कि इसके पास अथॉरिटी नहीं है तो वो प्लेज में नहीं रख सकता गुड्स। उसको यही लगना चाहिए, जिसके पास गुड्स गिरवी रखे जा रहे हैं उसको यही लगना चाहिए कि ये ओनर है जो रखवा रहा है गुड्स गिरवी। बोलो क्लियर है क्या, कोई प्रॉब्लम, समझ आ रहा है। एक्सप्लेनेशन में मर्केंटाइल एजेंट और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के मीनिंग कहाँ से उठाए जा रहे हैं, सोगा से। ये बोलना ज़रूरी है, हमने ऑटोमेटिकली लिया लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आपने 2-3 एक्ट ही पढ़े इसलिए आपके पास सिर्फ सोगा का ही इन्फॉर्मेशन थी। अगर किसी ने 50 एक्ट्स पढ़े हुए हैं और उनमें से 15 एक्ट्स में गुड्स की डेफिनेशन है तो मेरे लिए सोगा वन ऑफ दोज 15 एक्ट्स हो जाएगा, फिर समझ में आ रहा है। लेकिन हाँ चलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के संदर्भ में अगर अपन बात करेंगे तो सबसे करीबी एक्ट उसका कौन सा है, सोगा, क्योंकि वो इसी में से हट करके बना है। हिस्ट्री में अगर अपन जाएंगे तो ठीक आ रहा है ये समझ में, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है, तो ये हम पढ़ क्या रहे थे, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर ये अलग से हमने सिचुएशन पढ़ी, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। आ रहा है समझ में, क्लियर है, ठीक है। अब प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो व्हेन द ओनर्स, सबसे पहले सोचो ओनर कौन है, जो ओनर है गुड्स का, जिसने लोन है ना, इसके गुड्स है, ठीक है ना, ठीक है। He has obtained possession of other goods, when the owner has obtained possession of other goods placed by him under a contract voidable under section 19 or under section 19A, but the contract has not been rescinded at the time of the pledge. Okay, the pawnee acquires the goods, acquires a good title to the goods. गुड्स टाइटल लिखा हुआ, गुड टाइटल टू द गुड्स प्रोवाइडेड ही एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओनर्स डिफेक्ट ऑफ टाइटल। बहुत ध्यान समझना, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा फ्री कंसेंट वाला चैप्टर, जिसमें जब अपन फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे, समझ आ रहा है, तो उसमें अपन ने क्या था कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, लेकिन उसके एक्सेप्शंस पड़े थे, याद है 4-5, जिसमें क्या था कि किन किन केसेस में अब ये कॉन्ट्रैक्ट रुक नहीं हो सकता, किन किन केसेस में अब ये कॉन्ट्रैक्ट रुक नहीं सकता। उसमें जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि जब थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। एक बार याद कर लो उसको थोड़ा सा, ये है वो पॉइंट, मतलब ये सेम बस वही पॉइंट है और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पर जिसके पास गुड्स प्लेज हो रहे हैं ना, हम उसको एक ऐसा पर्सन समझ रहे हैं जिसके पास गुड्स आए, और ये लेकिन थर्ड पार्टी है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको ऐसे समझते हैं अपन, ठीक है ना। देखो ठीक है, ए है और बी है, बी ने कुछ झूठ बोला या वट एवर, उसने ए की एक्सेप्टेंस ले ली, गुड्स किसके पास आ गए, बी के पास। अभी ए जो है वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है,
लेकिन इसके कैंसिल करने से पहले ही बी ने वो गुड्स किसके पास गिरवी रखवा दिए, सी के पास। तो अब ये जो थर्ड पार्टी है ये इसका इंटरेस्ट शामिल हो गया है, समझ में आ रहा है। अब ए के पास बी के झूठ के लिए रेमेडी होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता। और इसको क्या मिलने वाला है, गुड टाइटल। सोच लो आप इस बात को एक बार कि ए ने बी के पास गुड्स रखवाए, बी गलत व्यक्ति, तो बी ने कुछ झूठ वूठ बोल के या कैसे भी अपने पास गुड्स बुला लिए, बी के पास आ गए गुड्स, समझ में आ रहा है। हम बात कर रहे हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लेज की, तो हमारे लिए ये बी जो है वो कौन है, पॉनर, आ रहा है समझ में। तो इसने गुड्स धोखे वोके से ले लिए हैं या कैसे भी, समझ में आ रहा है। और अब ये गुड्स प्लेज करवा रहा है सी के पास, इसके पास बी के पास जो गुड्स थे वो अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट थे, जिसको कि ए कैंसिल कर सकता था, लेकिन द मोमेंट सी एंटर्स इनटू पिक्चर, अब ए इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल नहीं कर सकता। सिंस ये यहाँ पर प्लेज की बात कर रहा था, इसलिए इसने पूरे एग्जाम्पल बना करके नहीं दिए, इनफैक्ट इसने एग्जाम्पल ही नहीं दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। तो यहाँ पर वो कैंसिल नहीं हो सकता, ए की तरफ से बोल रहा है वो, कुछ समझ में आ रहा है। ये डायग्राम बना लो बेटा। अगर नहीं चुका लोन तो अल्टीमेटली सी क्या बन जाएगा, मालिक ही बन जाएगा। मतलब उसके आगे के जो रिपरकशंस है वो नॉर्मल है। हम यहाँ पर डिस्कस ये कर रहे हैं कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल हो जाएगा। मतलब अगर मान लो ए ने इन्वोक किया अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कि नहीं कैंसिल, तो क्या गुड्स सी को देने पड़ेंगे वापस ए को या नहीं देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। यानी ये प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, भले ही बी के पास गुड्स थे अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बी और सी के बीच की प्लेज वैलिड है, भले ही बी के पास गुड्स का ऐसे आए थे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एक कंडीशन है कि थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट शामिल हो गया तो फिर गुड्स तो वापस नहीं हो सकते। अब ऐसा नहीं है कि ए के सारे अधिकार खत्म हो गए, ए का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाला अधिकार क्या हो गया, बस खत्म हो गया। ठीक है, बढ़े क्या आगे। ठीक है, ये अलग अलग सिचुएशन है, ये अलग अलग क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, समझ लो। क्लियर है। फिर प्लेज वेयर द पॉनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। अगेन पॉनर कौन है, जिसने लोन लिया है, जिसने गुड्स दिए हैं। तो वेयर द पर्सन प्लेजेस द गुड्स इन विच ही हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, द प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। इसका मतलब उसके पास गुड्स जो थे वो सिर्फ उसकी 20% वैल्यू के लिए एलिजिबल था, या एक रैंडम एग्जांपल बना रहा हूँ मैं, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। या वो उनको सिर्फ 2 महीने के लिए होल्ड कर सकता था, तो उतना ही राइट किसके पास जाएगा, पॉनी के पास या प्लेजी के पास। आ रहा है ये समझ में। मतलब ये है कि मैं जो गुड्स गिरवी रख रहा हूँ, मान लो कि मेरी उस पर ओनरशिप नहीं है, या मेरे पास उसकी ओनरशिप सिर्फ 2 साल के लिए है या 2 महीने के लिए, तो मैं जब उसको प्लेज करूंगा तो उतना ही अधिकार ट्रांसफर कर पाऊंगा प्लेजी के पास जितना कि मेरे खुद के पास है। आ रहा है समझ, उससे ज़्यादा मेरे पास ही नहीं है तो मैं कैसे ट्रांसफर करूँ। क्लियर, ठीक है बेटा, ठीक है ना। फिर अब नॉर्मल डिस्कशन, राइट्स ऑफ
पौनी। पौनी कौन है? जिसके पास गुड्स हैं, जिसने लोन हाँ, तुम्हें फील करना पड़ेगी उसकी पोजीशनिंग। समझ में आ रहा है कि हाँ देखो उसने लोन दिया है, जो लोन दिया है ना, तो तुम उसके इमोशन में पहुंच जाओगे एकदम से। समझ में आ रहा है? फिर जो बातें होंगी उनको लॉजिकल लेवल पर टेस्ट कर पाओगे। तो पौनी को क्या राइट्स मिलने चाहिए? सबसे पहले तो मतलब जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस की फाइल है ना, वो लोड कर लो। आ रहा है समझ में कि जिसने लोन दिया उसको नॉर्मल क्या अधिकार होते हैं? समझ में आ रहा है? तुम्हारी एक्सपीरियंस है तो वो सारी पिक्चरें, सीरियल, माँ बाप की बातें, कोई विजुअल तुमने जो देखा हो कि कभी जिसने लोन दिया हो तो वो कैसे रिएक्ट करता है, वो सब वो वाली सारी फाइलें लोड हो जाएंगी। उससे क्या होगा? लॉजिकल लगेगा ये। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो रिटेन द गुड्स, रिटेन द प्लेस्ड गुड्स, दैट इज राइट ऑफ क्लीन। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बात है, पौनी वो है जिसके पास गुड्स रखवाए गए हैं, तो वो रख सकता है ना गुड्स को। कब तक? उसके पैसे पे ना हो जाए, या जब तक जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, है ना। पौनी हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स अंटिल ही इज पेड द मनी, जो ड्यू था, है ना, या अंटिल द प्रॉमिस इज परफॉर्म। इंटरेस्ट के लिए भी वो रोक सकता है, और गुड्स के प्रिजर्वेशन पे हुए खर्चे, उसके लिए भी वो गुड्स को रोक सकता है। समझ में आ रहा है? ये बात कानून को अलग से बोलनी पड़ी, सोच करके देखो, नहीं तो इस पर भी क्वेश्चन उठा करके वकील केस जीते होंगे पास्ट में कभी। समझ गए? फिर पौनी गुड्स को नहीं रख सकता। समझ में आ रहा है? ठीक है। शैल नॉट रिटेन द गुड्स प्लेस्ड फॉर एनी डेट और प्रॉमिस ऑफ अदर देन द डेट और प्रॉमिस फॉर विच द गुड्स आर प्लेस्ड। अरे तेरे बाकी के पैसे बचे, मैं ये नहीं दूंगा गुड्स जब तक तू दूसरे वाले पैसे नहीं देगा। मैंने जिससे लोन लिया उसकी एक दुकान थी, मैं गुड्स भी खरीद के लेके आया, लोन चुका दिया लेकिन वो दुकान के पैसे नहीं दिए। तो लोन था उसके लिए कुछ चीज़ गिरवी रख दी, वो कह रहा मेरे पहले दुकान के पैसे दे तब मैं तेरे को गुड्स दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकते। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है ना? तो जिस कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये तो जिस कॉन्ट्रैक्ट, जो लोन कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिए हैं, वही वाले पैसे के लिए गुड्स को रोका जा सकता है, अन्य किसी डेट के लिए नहीं, कितनी भी जेन्युइन हो। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ लोग रोक सकते हैं क्योंकि वो जनरल लीन में आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है। बाकी हाँ, अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे अगर किए गए, रिसीव एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, पौनी का अधिकार है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे जो है वो रिकवर कर ले। किससे? पॉनर से, क्योंकि उसका जिम्मेदारी तो पॉनर की है, लेकिन उसके लिए गुड्स नहीं रोक पा रहा है वो। ये सबसे खतरनाक है। आ रहा है समझ में? ये भी लॉजिकल सेंस से थोड़ा सा डिफरेंट जाता है, लेकिन जो कानून ने बोल दिया तो बोल दिया। आ रहा है समझ में? तो ये ध्यान रखें आप। ठीक है। अब पौनी के और राइट्स में क्या है कि वो गुड्स को बेच सकता है। कंडीशंस टू सेल द गुड्स, तो पौनी उसने या तो डेट नहीं चुकाई या तो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाया, और उसने नोटिस भी दिया है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी के गुड्स तुम्हारे पास गिरवी रखे हैं तो ठीक है भाई, उसने लोन नहीं चुकाया तो तुम उसको बेच सकते हो। बताओगे भी नहीं क्या उसको कि गुड्स बेच रहे हो? आ रहा है समझ में? ड्यू डेट के बाद तुम्हारे पास कितना भी लॉजिकल, तुम्हारा कितना भी जेन्युइन है कि भैया, तो उसको तो नहीं पता होगा क्या कि उसने नहीं चुकाया, उसको तो पता ही होगा गुड्स रखे ही इसलिए थे। फिर भी बेचने से पहले आपको एक बार उसको नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो गड़बड़ हो सकती है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो प्रोसीड्स ऑफ सेल अगर ज़्यादा है, कम है, तो पौनी को वो पैसे मिल जाएंगे। अरे कुछ नहीं, उसकी 1 लाख की बची थी गुड्स, 1,20,000 के बिके, तो 20,000 किसका? पॉनर का। समझ रहा है? ऐसा नहीं कि अच्छा तुमने नहीं दिया अब तो वो जितने के भी बिके तो वो मेरे ही हैं। ओनरशिप थोड़ी दी हमने आपको, आपका लोन चुकेगा ना। समझ में आ रहा है? गुड्स के एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वो भी तुम ही थोड़ी रख लोगे, ऐसा अधिकार तो नहीं दिया था हमने। आ रहा है ना समझ में? तो बस वही बात है
कि उस कम पड़ा तो वो रिकवर करेगा। सर एक्स्ट्रा तो रख सकता है ना, सोगा में तो सर नोटिस दिया था एक्स्ट्रा पैसे रख सकता है, जो डेफिसिट है अगर उसको लॉस होता है। एक सेकेंड, सोगा डिफरेंट है। सोगा में ओनरशिप जा रही है, तो ओनरशिप के साथ उसका प्रॉफिट भी जा रहा है। समझ में आ रहा है? वो अनपेड सेलर है। यहां सेलर बायर की बात ही नहीं है। गुड्स तो किसके हैं भैया? ओनर के ही है ना। गुड्स का प्रॉफिट तो भैया ओनर का ही रहेगा ना। भाई तेरा लोन था, वो मैंने नहीं चुकाया, तो तू मेरे गुड्स का प्रॉफिट क्यों रख लेगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? इसीलिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। कुछ समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? राइट टू सू द पॉनर। इफ द पॉनर फेल्स टू पे एनी डेट ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉमिस, द पॉनी हैज द राइट टू सू द पॉनर। सिंपल है? क्लियर है? रीड करो पूरा। हाँ 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 हाँ। मतलब हम सिर्फ गुड्स का अधिकार रोक रहे हैं, ठीक है।